पढ़े हुए इस टॉपिक को, ऑसिलेशन को, तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी में रिवाइज करते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, जहाँ पे हम बोलते हैं कि कोई भी बॉडी अगर टू एंड फ्रो मूव होती है और इसकी जो एक्सेलरेशन है ये अगर प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट के, तो उसे हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। अभी कोई भी ऑसिलेशन को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो हमने देखा था लास्ट क्लास में, हम उसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। साइन जो कि एक पीरियोडिक फंक्शन है, वैल्यू रिपीट होती है, ऑसिलेशन भी रिपीट होती है आफ्टर अ डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम, तो इसीलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। वैसे मैंने प्लस फाइव भी लिखा था, बट प्लस फाइव नहीं लिखने से भी चलेगा, अपने को मतलब है अभी इससे कि फेज डिफरेंस मान लो जीरो है, थोड़ा इजी करने के लिए हमने इससे अपना वेलोसिटी निकाला था। वेलोसिटी अपनी आई थी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, मतलब अगर मैंने साइन को डिफ्रेंशिएट किया तो मेरे को कॉस मिल गई, और ओमेगा टी को डिफ्रेंशिएट कर दिया तो ओमेगा मिल गया। तो ये फॉर्मूला मैंने डिटेल में करा था, तो ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अगर वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा एक्सेलरेशन। तो अगर एक्सेलरेशन मेरे को निकालनी है तो आई कैन टेक डी वी बाई डी टी। तो अगर इसको करेंगे तो अपने को आएगा माइनस, बिकॉज कॉस की डिफ्रेंसिएशन होती है माइनस साइन, तो माइनस साइन ओमेगा टी। ए एक ऑलरेडी है और ये ओमेगा है, और दोबारा और एक ओमेगा आ जाएगा, तो इट विल बी माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। बट ए साइन ओमेगा टी क्या होता है, वाई होता है, ये वाई था मेरा, तो मैंने इधर लिख दिया माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। तो ये वाई जो है डिस्प्लेसमेंट है, ये वाई की तरफ हो सकता है, एक्स की तरफ हो सकता है। तो वेदर आई राइट डाउन एक्सीलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, और आई राइट डाउन द एक्सीलरेशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, मतलब दोनों सेम ही है, जस्ट डिपेंड करता है कौन से वाले एक्सिस को मैं कंसिडर कर रहा हूँ। तो इतना जानने के बाद हम लोग अभी फोर्स लॉ की यूज़ करेंगे। फोर्स लॉ मतलब हम लोग जो ऑसिलेशन इन स्प्रिंग बोलते हैं या हुक्स लॉ बोलते हैं, उसका इस्तेमाल करके रिलेशन डिराइव करने वाले हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव, न्यूमेरिकल, सारी चीज़ें आती हैं यहाँ पे। फोर्स लॉ को हम लोग हुक्स लॉ के हिसाब से भी जानते हैं, और इस पे ये बताया जाता है कि एक तो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इज़ अ कांस्टेंट, ये हमने पढ़ा था, और इन अदर वर्ड्स जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करेगा, ये भी पढ़ चुके हैं। अगर मैंने एक बॉक्स लिया और इसको अगर एक स्प्रिंग से कनेक्ट किया, इसको अगर पुल करा, तो जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो इस तरफ काम करेगा, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है। तो डिस्प्लेसमेंट और रिस्टोरिंग फोर्स दोनों प्रोपोर्शनल है, जितना डिस्प्लेस करा उतना उल्टा फोर्स लगा, उल्टा फोर्स लगा इसीलिए माइनस साइन, और एक माइनस के ले लेंगे। बट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, ये रिलेशन तो मेरे को पता है, तो हम लोग इन दोनों को इक्वेट कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं मास इंटू एक्सीलरेशन इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तो अगर वैसे लेंगे तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं m इंटू ए। अभी एक्सीलरेशन मैंने बताया, आई कैन टेक इट एज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, सो लेट्स राइट दिस डाउन एज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, एक्स एक्स कैंसिल हो गया। तो ये कैंसिल होने के बाद अपने पास बचा क्या, अपने पास बचा ओमेगा स्क्वायर को ले लेते हैं इस तरफ, इज इक्वल टू के बाई एम। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है लेकिन सिंपल डेरिवेशन है, ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड कुछ है नहीं इस पर, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, ओमेगा को निकालेंगे। अभी ओमेगा ये भी हमें पता है ऑलरेडी, हम लोग ये पढ़ चुके हैं। तो ये जो ओमेगा है, ओमेगा होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है 2πf। एफ होती है मेरी लीनियर फ्रीक्वेंसी, और जो लीनियर फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 1 बाय टाइम पीरियड, वो भी हमने देखा था सबसे पहले, तो इट इज़ 2π/t। तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर की जगह मैं लिखूँगा 2π डिवाइडेड बाई टी होल स्क्वायर इज इक्वल टू के डिवाइडेड बाई एम। अभी इससे हम टाइम पीरियड आराम से निकाल सकते हैं। टाइम पीरियड मतलब एक ऑसिलेशन के लिए कितना टाइम चाहिए, वो मेरा टी है यहाँ पे। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, वी कैन राइट इट डाउन एज 2π डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू, इस तरफ स्क्वायर है तो उस तरफ हम लोग ले लेंगे के डिवाइडेड बाई एम। अभी मेरे को अगर टाइम पीरियड चाहिए तो इसको थोड़ा और एडजस्ट कर लेंगे और लिखेंगे टी क्रॉस मल्टीप्लाई, ये टी यहाँ चला गया, तो ये जो 2π है वो उसके नीचे आ जाएगा, राइट। सो दिस कैन बी, ये टी यहाँ चला गया, और वी कैन राइट इट डाउन एज 2π
अभी देखो ये नीचे चला गया तो ये रिसिप्रोकल हो जाएगा, इट विल बी m बाई के। सिंपल मैथ्स है, देख लो, चेक कर लो और कन्विंस हो जाओ, बिकॉज दिस इज इम्पॉर्टेंट। ये जो मेरा रिलेशन है, दिस इज द रिलेशन फॉर टाइम पीरियड इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। टाइम पीरियड इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, ओके। ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है मास पे, और ये क्वाइट ऑब्वियस है। अगर मेरे पास एक बॉडी है और इस ऑब्जेक्ट की मास m है, अगर m ज़्यादा होती है तो ऑसिलेशन कम होगा, राइट। तो ये डिपेंड तो करेगा, टाइम पीरियड उस पर डिपेंड करेगा, राइट। एंड अगर k है, इसको हम लोग बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। तो मान लो एक स्प्रिंग बहुत ही टाइट है, तो उसकी जो ऑसिलेशंस होगी वो कम होगी। तो अगर k बढ़ गई तो टाइम पीरियड घट जाएगा, करेक्ट। सो दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। मास का क्या होता है? अगर मास बढ़ गई, अगर स्प्रिंग वही रहा, तो क्या होगा? ये मास ज़्यादा फोर्स से पुल करेगा उसको, ज़्यादा फोर्स से पुल करा, ज़्यादा फोर्स से पुश करा, तो मतलब टाइम पीरियड जो है वो बढ़ जाएगा, राइट। तो ये जो मेरा टी है, ये है टाइम पीरियड। वेरी बेसिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम पीरियड होता क्या है कि अगर मैं बोलूँ 10 ऑसिलेशन 1 सेकंड में हो रहा है, तो इसे हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी हो गई मेरी 10, राइट। और टाइम पीरियड होता है अगर एक ऑसिलेशन 10 ऑसिलेशन 1 सेकंड में हो रहा है, मतलब एक ऑसिलेशन हो रहा है 1 डिवाइडेड बाई 10 सेकेंड्स में। तो ये जो रिसिप्रोकल होती है फ्रीक्वेंसी की, इसी को हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड। अभी ये काफ़ी कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर स्प्रिंग है, हल्का सा स्प्रिंग है, मास अगर बढ़ा दिया तो एक ऑसिलेशन और जल्दी होगा, राइट, जल्दी जल्दी हो जाएगा वो। लेकिन अगर स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ा दी, मतलब स्प्रिंग को बहुत स्टिप कर दिया, एकदम टाइट वाली स्प्रिंग ले ली, तो अगर स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ गया तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा, राइट। इट्स रिसिप्रोकल, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। तो ये वाली जो चीज़ है, इसी को हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। और इसका डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट होता है। अभी एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और आजकल तो इनफैक्ट बोर्ड्स में भी दे देते हैं, बट एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए भी ये इंपॉर्टेंट होता है कि ये जो मैं अभी स्प्रिंग की बात कर रहा हूँ, ये कैसे लगा सकते हैं, हाउ वी आर गोइंग टू अटैच द स्प्रिंग विद द मास, ठीक है। तो इसको थोड़ा समझते हैं, एक बार में समझ में आ जाएगा। वैसे अगर तुम लोगों ने लोअर क्लासेस में पढ़ा है तो याद होगा, अगर नहीं भी पढ़ा है फिर भी देख लेना, ठीक है। हम लोग अगर रेजिस्टेंस को लेते हैं, यू आर गोइंग टू स्टडी दिस इन क्लास 12 ऑल्सो। अगर दो रेजिस्टेंस होता है, मान लो ये हो गया और एक रेजिस्टेंस, ये दोनों मैं एक साथ पढ़ा रहा हूँ क्योंकि 11-12 में भी चाहिए ये। मान लो एक रेजिस्टेंस है R1 और दूसरा रेजिस्टेंस है R2, और ये दोनों सीरीज़ में है। तो अगर ये दोनों सीरीज़ में है तो मेरा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा REQ, वो होगा R1 प्लस R2। अगर रेजिस्टेंस सीरीज़ में होती है तो ऐड होती है, बट अगर कैपेसिटर हुआ, दो अगर कैपेसिटर हुए सीरीज़ में, ठीक है, दो कैपेसिटर अगर सीरीज़ में हुए, तो मान लो ये C1 है और ये C2 है, तो हम लोग 1/C इक्विवेलेंट ले लेंगे। इट वुड बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई C1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई C2। तो कैपेसिटेंस के केस में अगर सीरीज़ में होता है तो हम उसका रिसिप्रोकल को लेते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर दो स्प्रिंग होते हैं, दो स्प्रिंग, अभी ये स्प्रिंग 1 है जिसकी कांस्टेंट है K1, और ये स्प्रिंग 2 है जिसकी स्प्रिंग कांस्टेंट है K2। सवाल, दोनों स्प्रिंग अलग अलग मटेरियल के हैं। देखो स्प्रिंग कांस्टेंट मटेरियल पर डिपेंड करेगा। तो अगर K1 और K2 इनकी स्प्रिंग कांस्टेंट होती है तो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट कितनी होती है? इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट होती है 1 डिवाइडेड बाई KEQ इज इक्वल टू 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2। इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं रादर। एलसीएम ले लेंगे, ये आ जाएगा K1 K2 और ऊपर आ जाएगा K1 प्लस K2। तो अगर 1 बाई KEQ ये है तो इक्विवेलेंट क्या होगा? इसका रिसिप्रोकल ले लो। देयरफॉर द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज K1 K2 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2। ये देखो, ये इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है और ये फिजिकल मैकेनिकल कंपोनेंट है, ये एक स्प्रिंग है, बट इनका जो कनेक्शन है ना, ऐसे अगर याद रखोगे तो याद रहेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
तो ये मैंने बात कर ली सीरीज़ की, ये मैंने बात कर ली सीरीज़ की। अभी हम बात करेंगे पैरेलल की। इन तीनों को देखते हैं। कैपेसिटर और रेजिस्टर क्लास 12 में चाहिए होगा, लेकिन समझने में एक साथ समझ लेते हैं इसको। अगर रेजिस्टर लिया एक ऐसे, ये मेरा मान लो R1 है, और दूसरा रेजिस्टर इसके पैरेलल है, मान लो ऐसे है, ये R2 है। इस मामले में मेरा अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लेना होगा, सो इट वुड बी 1/Req इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ये होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। यू कैन सिंप्लीफाई और इसका लिख सकते हो, बट अभी ये नहीं देखेंगे हम। सिमिलरली अगर कैपेसिटर ले लिया, और अगर दो कैपेसिटर होते हैं पैरेलल में, ठीक है, कनेक्टेड होना पड़ेगा ऑब्वियसली, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगी CEQ इज इक्वल टू C1 प्लस C2, ठीक है। सिमिलरली अगर मैंने दो स्प्रिंग ले लिए, ये एक स्प्रिंग है और इसकी वैल्यू है K1, और ये दूसरी स्प्रिंग है और इसकी वैल्यू है K2, और इन दोनों को मैंने एक वॉल से लगा दिया, एक दीवार से टाइट करके, और इन दोनों के इस एंड पे मैंने एक मास लगा दी M। तो ऐसे वाले सिस्टम में मेरी K की वैल्यू क्या होगी? K की वैल्यू होगी K इक्विवेलेंट, ऐसे वाले सिस्टम में होगी K1 प्लस K2। तो सिंस हम अभी इलेक्ट्रिसिटी वाला पढ़ नहीं रहे, अभी हम मैकेनिक्स का पढ़ रहे हैं, सो वी आर गोइंग टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दीज टर्म्स। अगर दो स्प्रिंग सीरीज में हो तो उसकी इक्विवेलेंट वैल्यू क्या होगी स्प्रिंग कांस्टेंट की? अगर दो स्प्रिंग पैरेलल हो तो उसकी इक्विवेलेंट वैल्यू क्या होगी? तो ये दोनों चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। तो इसके लिए, इससे हम लोग आराम से टाइम पीरियड निकाल लेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सिस्टम दिया हुआ है जहाँ पे दो स्प्रिंग पैरेलल लगी हुई है, ठीक है, हमने ऑलरेडी डिराइव किया है व्हाट विल बी द टाइम पीरियड, ठीक है। तो क्वेश्चन मान लो एक ऐसा आ गया, व्हाट इज टी टाइम पीरियड टी फॉर द सिस्टम। अभी हम सिस्टम को ड्रॉ करेंगे। एग्जाम में ऐसा आ सकता है, सिस्टम को ड्रॉ करा और बता दिया, पूछा कि इसकी टाइम पीरियड क्या होगी। तो पहला वाला जो सिस्टम है वो ऑलरेडी मैं ड्रॉ कर चुका हूँ ऊपर। आई ड्रॉ इट अगेन। ऐसे एक वाला स्प्रिंग और ये दूसरा स्प्रिंग, और इन दोनों के साथ एक मास कनेक्टेड है, वो है M, K1 एंड दिस इज K2। अभी इसकी टाइम पीरियड निकालना है। अभी मेरे को पता है कि टाइम पीरियड, जो अभी हमने फॉर्मूला निकाला, ये वाला फॉर्मूला, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π √M/K। अभी उस जगह तो एक ही स्प्रिंग था, तो एक ही स्प्रिंग कांस्टेंट K। अभी यहाँ पे दो है तो इसके इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट को लेना पड़ेगा, दैट मीन्स दिस वुड बी KEQ। और ये वाले में दोनों पैरेलल है, एक ऊपर एक नीचे। सो मैं इस वाले सिस्टम के लिए जो मेरी टाइम पीरियड होगी वो होगी 2π √M डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2, ये होगी इसकी टाइम पीरियड। सिमिलरली मैं और एक सिस्टम कंसिडर कर सकता हूँ जहाँ पे दो स्प्रिंग लगे हुए हैं, ये एक, ये दूसरा, और इसके आगे एक मास लगी हुई है। तो ये मान लो K1, ये मान लो K2। अगर इसकी टाइम पीरियड निकालनी है तो वही करने वाले हैं हम, 2π √M डिवाइडेड बाय KEQ, इक्विवेलेंट। लेकिन इस जगह ये दोनों सीरीज़ में है। अगर सीरीज़ में होता है तो मेरा इक्विवेलेंट ये होता है K1 K2 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2, राइट। तो इसको हम लोग यहाँ बिठा देंगे, तो यू कैन राइट इट डाउन एज 2π √M डिवाइडेड बाय K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K1 K2 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2, डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2। तो डिवाइडेड बाई ये नीचे चला जाएगा, मतलब ये यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं उसको। वी कैन राइट इट डाउन एज K1 प्लस K2। तो देखो फॉर्मूला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट अगर अपने को कॉन्सेप्ट क्लियर है
तो वी कैन ईजिली फाइंड आउट द इक्विवेलेंट वैल्यू, राइट। अब ऐसा ज़रूरी थोड़ी है कि अगर K1 और K2 हमेशा अलग अलग ही हों, एक ही स्प्रिंग हो सकता है, दोनों एक ही मटेरियल के बने हों, राइट, ये भी पॉसिबल है। तो नेक्स्ट इज इफ़ K1 इज इक्वल टू K2, तो फॉर्मूला यहाँ चेंज हो गया, T की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई। ये सारे वेरिएशन पॉसिबल हैं और एग्ज़ाम में आ भी सकते हैं, m डिवाइडेड बाई K1 और K2 इक्वल है, मान लो दोनों इक्वल टू K है, तो अगर दोनों इक्वल है तो इट विल बी K1 प्लस K2 वुड बी नथिंग बट इक्वल टू 2K। K1 और K2 इक्वल, तो K1 प्लस K1 इज 2K, और K1 K2 दोनों को मैं किए बोल रहा हूँ, तो आई कैन राइट इट डाउन एज 2K। ये हो गया। यहाँ पे भी वही ऐसे वाले केसेस ले सकते हैं, इफ़ K1 इज इक्वल टू K2 इज इक्वल टू K, then I can say T is equal to 2 pi रूट ओवर, अभी ये भी थोड़ा चेंज हो रहा है देखो, m डिवाइडेड बाई, अभी K1 K2 मतलब दोनों K है, मतलब ये हो जाएगा मेरा K स्क्वायर, और ये हो गया मेरा K1 प्लस K2 मतलब 2K, तो ये K और ये स्क्वायर कैंसिल। तो देखो ये फॉर्मूला कितना मॉडिफाई हो गया। ऐसे देखने में लगता है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, याद रखना पड़ेगा, बट अगर अपने को कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वी कैन इजीली डू इट। सो इट इज़ 2m डिवाइडेड बाई K, ये आ जाएगा इसका फॉर्मूला। तो अगर फॉर्मूला याद ना रखो तो भी चलेगा, अपने को खाली बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि अगर सीरीज़ होगा तो क्या होगा, पैरेलल होगा तो क्या होगा। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है ना वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। हम लोग एक्चुअली ऑलरेडी ऐसे टाइप के टॉपिक पढ़ चुके हैं, बट थोड़ा समझना इंपॉर्टेंट होता है, तो इस हिसाब से अभी थोड़ा समझेंगे। अभी जो अपना टॉपिक है वो बेसिकली हम लोग सिंपल पेंडुलम के बारे में बोलेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मैथमेटिक्स से क्या समझे इसको, ठीक है। तो ऑब्वियसली मैथ्स थोड़ा डर तो लगता है, लेकिन काफ़ी अगर एक बार समझ में आ गया ना तो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग मैथमेटिकल स्टेप्स में ही होता है। थ्योरी से ज़्यादा तो मैथ्स ज़्यादा मार्क्स लाता है, क्योंकि थ्योरी में कुछ ना कुछ रह जाता है डेफिनेशन में, बट मैथ्स अगर आपने सही करा तो आपको फुल मार्क्स वैसे ही मिलने वाले हैं, ठीक है। तो सिंपल पेंडुलम होता क्या है, तो बेसिकली क्या है, हम लोग जब पढ़ते हैं या प्रैक्टिकल भी जब करोगे अभी या बाद में, तो क्या होता है, अगर मैं बोलूँ कि एक स्ट्रिंग है और इसके आगे मैंने एक बॉब को लटका दिया, इसको हम लोग बॉब बोलते हैं, वी बेसिकली कॉल इट एज बॉब, और ये वाली मेरी हो गई स्ट्रिंग। सो स्ट्रिंग इज़ मासलेस, इट इज़ यूजुअली कंसिडर्ड मासलेस, मतलब स्ट्रिंग जो है वो उसके सिस्टम को ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास को शिफ्ट नहीं करेगा, बट ये बॉब है। और इस बॉब को अगर मैंने ऐसे रख दिया तो दो चीज़ें काम करती हैं, एक तो डाउनवर्ड वेट ऑफ द बॉडी, सो डाउनवर्ड वेट मेरे को ऑलरेडी पता है कि m/g, और जो दूसरा फोर्स है वो है अपवर्ड, दैट इज़ द टेंशन। और ये दोनों जब बैलेंस हो जाते हैं तो मैं बोलता हूँ कि ये सिस्टम बैलेंस में है, T इज इक्वल टू mg। अगर मास ज़्यादा हो जाती है तो क्या होता है, टेंशन कम है, मास ज़्यादा है, तो मतलब नीचे की तरफ ज़्यादा फोर्स लग रही है, एज अ रिजल्ट वो जो सिस्टम है वो टूट जाता है, ठीक है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर मेरे को कोई पूछे कि ओके बताओ व्हाट इज़ अ सिंपल पेंडुलम, ओके, तो मैं सिंपल पेंडुलम की डेफिनेशन लिख देता हूँ, क्योंकि कभी कभी थोड़ा तो इम्पॉर्टेंट है कि डेफिनेशन भी जाने। तो अगर हम लोग बोले कि अपने पास एक बहुत सारा हैवी मास है, ठीक है, वी हैव अ हैवी मास, ओके, एंड वी आर नॉट कंसिडरिंग इट टू बी टू ब्रॉड, वी आर कंसिडरिंग इट टू बी पॉइंट मास। तो अगर मैंने एक छोटा सा बॉल भी लिया, मैंने उसको कंसिडर करा कि ये एक पॉइंट मास है, ठीक है, इज सस्पेंडेड, तो इसको अगर लटका दिया हमने, ठीक है, इज सस्पेंडेड। वर्ड्स पे ध्यान देना, क्योंकि कभी कभी अगर आप लोग को सही आंसर लिखना है ना और डेफिनेशन सही होना है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग वर्ड्स को सही से लिखें। बाय अ मासलेस स्ट्रिंग। अभी सवाल ये है कि मासलेस क्यों, क्योंकि अगर मास होगी स्ट्रिंग की भी तो स्ट्रिंग का जो फोर्स है, स्ट्रिंग का जो मोशन है, उसको भी कंसिडर करना पड़ेगा और सिस्टम और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम बोल रहे हैं कि बाय अ मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल। ये जो स्प्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, ये और एक्सटेंड नहीं होता, मतलब ये रबड़ जैसा मटेरियल नहीं हो सकता। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि ये बेसिकली इनएक्सटेंसिबल हो, एक्सटेंड ही ना करे स्ट्रिंग, ओके। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। विथ अ रिजिड सपोर्ट, तो हम लोग इसको लटकाएंगे विथ अ रिजिड सपोर्ट। तो ऊपर जो पार्ट है वो है मेरा रिजिड सपोर्ट, ठीक है, रिजिड सपोर्ट। तो मैंने बता दिया सारी चीज़ें डायग्राम पे। तो ये मेरा स्ट्रिंग, ये मेरा बॉब, और ये ऊपर जो है सपोज तुमने वॉल पे लटका दिया इसको,
वो हो गया मेरा रिजिड सपोर्ट। छत पे कर दिया तो छत हो गया रिजिड सपोर्ट एंड सो ओके। देन इसी को हम लोग बोलते हैं सिंपल पेंडुलम। देन सच सिस्टम is called simple pendulum. सिंपल पेंडुलम। तो अगर बोले कोई पेंडुलम क्या होता है, सिंपल पेंडुलम क्या होता है, तो ये है इसका परफेक्ट डेफिनेशन। कुछ एक छूट गया तो वो सिंपल पेंडुलम नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो सिस्टम और सिंपल रहेगा ही नहीं, थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, अभी हम इस सिंपल पेंडुलम में कौन से फोर्सेस काम करते हैं ये समझ लेते हैं। ठीक है, ये वैसे हम लोगों ने पहले करा था एक दो सम में क्लास में जब कर रहे थे, बट अभी एक बार फिर से करता हूँ मैं। तो मान लो मेरे पास ये रिजिड सपोर्ट है और ये मेरी मासलेस स्ट्रिंग है, ये मेरी मासलेस स्ट्रिंग है, और इस स्ट्रिंग के सामने हमारे पास एक मान लो एक बॉब है। ओके, वी हैव अ बॉब लाइक दिस। अभी ये जो बॉब है इसको अगर मैंने थोड़ा पुश डाला तो ये मूव करेगा। तो अगर इसको मूव कराना है तो ये मान लो डिस्प्लेस हो गया, यहाँ पे डिस्प्लेस हो गया। तो यहाँ पे अगर डिस्प्लेस हुआ तो यहाँ पे भी हम लोग बॉब बना देते हैं। तो ये मेरा बॉब यहाँ भी बन गया। अभी इसको थोड़ा लेवल करते हैं और समझते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं एक सिंपल पेंडुलम के लिए। ओके, द फर्स्ट थिंग इज द बॉब। सो दिस इज माई बॉब। ओके, और ये जो है ये मेरी स्ट्रिंग है, और इस स्ट्रिंग की ये लेंथ है, तो हम लोग इसको एल ले लेंगे, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। हम लोग डिराइव करने वाले हैं फॉर्मूला टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। ये मेरी लेंथ हो गई, और मान लो इसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो है थीटा। तो मैंने धक्का मारा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ तक पहुँचा और वो हो गया थीटा। अभी जब ये बॉब यहाँ जाएगी इसको वापस आने का मन करेगा, ऊपर तो रह नहीं सकता वो, बिकॉज ऑफ द फोर्स इट इज़ गोइंग टू कम बैक। ग्रेविटेशनल पुल बोल लो, रिस्टोरिंग फोर्स बोल लो, इसको हमेशा मीन पोजीशन पे ही आना है, राइट, बिकॉज दिस इज़ वेयर इट स्टार्टेड, और जहाँ पे ये रेस्ट पे रह रहा है और जहाँ से मैंने स्टार्ट करा दैट इज़ एक्चुअली कॉल्ड द मीन पोजीशन। वेरी इंपॉर्टेंट। तो कौन सा फोर्स है जो इस बॉब को यहाँ पुश कर रहा है? तो अगर याद हो तुम लोगों को, मैंने बोला था कि वी कैन रिजॉल्व द कंपोनेंट्स ऑफ ए फोर्स। फॉर एग्जांपल, अगर इस वाले पोजीशन पे बोलूँ तो कौन सी फोर्सेस इस बॉब पे काम कर रहा है? पहला तो देखो, द टेंशन इन द स्ट्रिंग विल ऑलवेज एक्ट, द टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी हियर ऑल्सो। ये टेंशन हो गई, और इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड्स एक्ट करेगा हमेशा, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, और वेट है मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ भी काम करेगा, यहाँ भी वही है, W इज इक्वल टू mg। तो अभी सवाल उठता है कि इसका x और y कंपोनेंट क्या है। अगर याद हो, मैंने अगर कोई भी एक XY एक्सिस लिया और यहाँ पे मैंने मान लो एक फोर्स ले लिया F, और ये वाली जो एंगल है वो थीटा है, तो इस तरफ मेरी कंपोनेंट होगी F cos ऑफ थीटा, दैट इज़ हाउ वी रिजॉल्व फैक्टर्स, और ये इस तरफ जो मेरी कंपोनेंट होगी वो होगी F साइन ऑफ थीटा। तो यहाँ पे भी मैं देख सकता हूँ कि मेरे पास थीटा है, ये एक थीटा मेरा बना हुआ है, राइट। तो अगर ये थीटा है और मैंने अगर इसको एक्सपांड करा तो देखो इन दोनों के बीच जो एंगल है वो भी थीटा ही है, इन दोनों के बीच का एंगल भी थीटा है। अगर मैंने इसको स्ट्रेट लाइन खींच दिया यहाँ पे मान लो, राइट, तो दिस एंगल विल ऑल्सो भी थीटा, दिस इज थीटा ऑब्वियसली, क्योंकि ये और ये पैरेलल है और ये लाइन भी पैरेलल है, तो ये भी थीटा है। तो मतलब ये जो मेरा कंपोनेंट है ये वाली, ये हो जाएगी मेरी mg cos थीटा। तो एक कंपोनेंट मिल गया मुझे mg cos थीटा। mg मेरी फोर्स है यहाँ पे, सो मे बी मैं थोड़ा और इसको अरेंज कर लूँ, अच्छा दिखेगा, ठीक है। लेट मी नॉट राइट इट डाउन इट इज mg, लेट मी राइट इट डाउन इज w cos थीटा। वी नो ऑलरेडी व्हाट इज w।
और W cos थीटा, देखो ये अगर cos कंपोनेंट है उसके परपेंडिकुलर होती है साइन कंपोनेंट, तो अगर ये cos कंपोनेंट है तो उसकी परपेंडिकुलर मतलब इस तरफ होगी मेरी साइन कंपोनेंट, एंड दिस वुड बी W साइन थीटा। मतलब ये जो W साइन थीटा ये भी एक फोर्स है, W इज mg मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू ग्रेविटी, मतलब फोर्स है। ये जो फोर्स है W साइन थीटा, इसी की वजह से ये जो बॉब है ये इस तरफ आ रहा है, मतलब दिस इज द फोर्स विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग द बॉब बैक टू द मीन पोजीशन। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स इस वाले केस में। तो यहाँ पे अगर हम लोगों ने डायग्राम पे ध्यान दिया, रिस्टोरिंग फोर्स मैंने पहले भी बताया था, रिस्टोरिंग फोर्स का मतलब होता है वो फोर्स जो उसको मीन पोजीशन की तरफ धकेल ले, रिस्टोर कर दे ओरिजिनल जगह पे, तो इसको हम लोग बोल रहे हैं रिस्टोरिंग फोर्स। और अपना जो रिस्टोरिंग फोर्स है, मान लो मैं F से लिखता हूँ यहाँ पे, इज इक्वल टू W साइन थीटा। कन्वेंशनली अगर कोई भी फोर्स एक्ट्स टूवर्ड्स द सेंटर, उसके आगे हम एक माइनस साइन लगाते हैं। रिस्टोरिंग फोर्स वैसे भी हमें पता है कि फोर्स मीन पोजीशन की तरफ है बट डिस्प्लेसमेंट उल्टा तरफ है, तो माइनस तो वैसे भी लगने ही वाला है। सो W की जगह लिखेंगे mg, एक माइनस साइन आ जाएगा बिकॉज ऑफ द कन्वेंशन, एंड दिस इज साइन थीटा। दिस इज द रिस्टोरिंग फोर्स दैट वी हैव राइट नाउ। अभी ये भी मैंने कॉन्सेप्ट पहले बताया था कि फॉर साइन थीटा स्मॉल, ओके, साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा फॉर स्मॉल थीटा। कितना स्मॉल, मैंने बताया भी था, शायद क्लास में डिराइव भी करा था, आप लोग कर भी सकते हो, चेक भी कर सकते हो, अप टू 30 डिग्री, ओके, फॉर स्मॉल थीटा। अगर थीटा छोटी है 30 डिग्री तक, तो हम लोग साइन थीटा और थीटा दोनों को बराबर ले सकते हैं। सो देयरफॉर आई कैन से दैट दिस रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस mg थीटा। दिस वुड बी माई रिस्टोरिंग फोर्स इन दिस केस, ओके। बट अगेन हमें ये भी पता है, ऑल्सो वी नो दैट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इससे पहले हम लोगों ने जैसे टाइम पीरियड निकाला था, एग्जैक्टली हम लोग वैसे ही इसका भी टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर m अल्फा और मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस mg थीटा। तो ये नोट m और ये m हो गया मेरा कैंसिल, और मैंने a को लिख दिया g थीटा, ओके, माइनस g थीटा, ओके। बट यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर इसको मैंने ट्रायंगल बनाया, ओके, इफ़ आई मेक दिस ट्रायंगल, और इवन इफ़ यू गो बाय द डेफिनेशन ऑफ एंगल, ओके, जो एंगल की डेफिनेशन होती है, एंगल मतलब मेरा थीटा इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, आर्क बाई रेडियस, ठीक है। इस वाले केस में मेरा जो आर्क है, ओके, वो मैंने ऑलरेडी बोल दिया है कि इट्स अलोंग द वाई एक्सिस, ओके। सो ये वाला मेरा आर्क है, राइट, ये वाला मेरा आर्क है। सो लेट्स से दिस इज वाई इज माई आर्क, ओके। ये देखो अपना डेफिनेशन आएगा लेकिन एंगल वाले से, ज्योमेट्री से, वाई डिवाइडेड बाई रेडियस। रेडियस कितनी है, अगर ये पूरा सर्कल घूमने लगा तो यहाँ तो फिक्स रहेगा, तो ये लेंथ तो एल है, मैंने ऑलरेडी बता दिया लेंथ एल है, तो दिस लेंथ इज एल। You can think it like this, or you can also think it in terms of sin theta. What is sin theta? Sin theta is equal to perpendicular. अगर मैंने बोला ये लेंथ बहुत छोटा है तो ये आर्क जैसा दिखेगा, बट बहुत छोटा होगा तो ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन होगा, तो ये परपेंडिकुलर ले सकते हैं, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, लॉन्गेस्ट साइड इज द आर्क। तो अगर थीटा स्मॉल है, सो वी कैन राइट डाउन थीटा एज वाई बाई एल। या तो ऐसे सोच लो, थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एल, या तो एंगल की डेफिनेशन ले लो, आर्क बाई रेडियस, ओके। सो दैट कैन ऑल्सो बी टेकन एज वाई बाई एल। तो इससे मेरे को थीटा की वैल्यू मिल गई, और मेरे को ये भी पता है, ओके, ऑल्सो वी नो, ऑल्सो ऊपर हमने देखा था, राइट, इफ यू रिमेंबर, कि अपना जो एक्सीलरेशन है वो है माइनस ओमेगा स्क्वेयर, राइट। वाई ले लो या एक्स ले लो, यहाँ मैंने वाई कंसिडर करा है तो वाई ले लेते हैं ताकि अपना कैंसिलेशन हो जाए। Also acceleration is equal to minus omega square y। तो अपने को क्या मिला, acceleration is omega square y और थीटा is equal to y divided by l। तो अपने को ये चेंज करना है, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, therefore acceleration
which is nothing but minus omega square y is equal to minus g, थीटा की जगह हम लिखेंगे y divided by l, y divided by l. सो दिस इज़ इम्पोर्टेंट. तो ये जो y है ये y कैंसिल हो गया, ये मेरा माइनस, ये मेरा माइनस कैंसिल हो गया. तो अपना जो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है वो हो गई g बाई एल, g बाई एल. बट अगेन अपने को पता है व्हाट इज़ ओमेगा. ओमेगा इज़ 2 पाई बाई टी, पहले ही देख चुके हैं तो डिराइव नहीं कर रहा हूँ अभी फिर से. 2 पाई डिवाइडेड बाई टी होल स्क्वायर इज इक्वल टू g डिवाइडेड बाई एल. तो 2 पाई divided by t is equal to root over of g by l. अपने को चाहिए टाइम पीरियड, तो t is equal to, ये हो गई अपनी वर्ल्ड फेमस फार्मूला, 2 पाई रूट ओवर l by g. वर्ल्ड फेमस है ये फार्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है. इनफैक्ट one of the easiest lab experiment is based on this formula. If you want to find out what is the time period of a simple pendulum, ये जो t है इसे हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम. ये फार्मूला बहुत जगह यूज होगा. एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ की वैल्यू कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो ये जो वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको हम लोग अपने लैब में कंफर्म कर सकते हैं. इनफैक्ट अपने घर पे भी कंफर्म कर सकते हैं. इट्स वेरी सिंपल. यू कैन एक्चुअली फाइंड आउट द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट योर होम इटसेल्फ. क्या करना है, एक पत्थर ले लो, उसको एक रस्सी से टांग दो, लटका दो, अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू आ जाएगी. फिर उसको ऑसिलेट कराओ. राइट, मैं बता दूँ कैसे कर सकते हैं. वैसे ये लैब एक्सपेरिमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है. तुम लोग किसी लेवल पे तो करोगे, इसको पक्का है. अगर इंजीनियरिंग करोगे तो भी करोगे, नहीं तो ये 12 में अगर प्रैक्टिकल से तब भी करोगे. इट विल बी देयर. तो मान लो मेरे पास एक स्ट्रिंग है और मैंने इसके आगे एक पत्थर लगा दिया और अपने हाथ में एक घड़ी ले ली और मैंने टाइम मैच किया और मैंने इसको इससे धक्का मारा और धक्का मार के मैंने देखा कि ये जो मेरा पत्थर है इसको 10 ऑसिलेशन के लिए कितना टाइम लगता है. तो मान लो कुछ ऐसे, ठीक है. हम लोग चेक कर लेंगे इसको 10 ऑसिलेशन के लिए कितना टाइम लगता है. तो हम लोग 10 ऑसिलेशन का टाइम निकाल लेंगे. कुछ सेकंड्स होंगे, देयर विल बी सम सेकंड्स, इट विल डिपेंड. ओके, सो देयर विल बी, लेट्स से इट इज़ t1 सेकंड्स. तो t1 सेकंड 10 ऑसिलेशन के लिए, तो एक ऑसिलेशन के लिए कितना चाहिए होगा, दैट विल बी योर टाइम पीरियड. एक ऑसिलेशन के लिए होगा मेरा t1 डिवाइडेड बाई 10. सो दिस इज़ देयर, सो दैट इज़ योर टाइम पीरियड. तो अगर मैंने ये फार्मूला लगाया जहाँ पे मैं बोल सकता हूँ, ये मैं 2-3 बार ले सकता हूँ, फिर उसके एवरेज वैल्यू भी ले सकता हूँ. आई कैन डू इट इन मोर एक्यूरेटली. 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी. अभी देखो टी मैंने निकाल ली. आई कैन डू द एक्सपेरिमेंट, तो निकाल सकता हूँ कि टाइम पीरियड कितना है, एक ऑसिलेशन के लिए कितना टाइम चाहिए. 2 पाई तो कांस्टेंट है बेचारा, ये तो पता है. लेंथ ये हम मेजर कर सकते हैं. इस वाले में हम लोग डायरेक्ट मेजर कर लेंगे स्केल से कि इसकी लेंथ कितनी है. मिल गया एल. बाकी बचा जी, तो फॉर्मूला को सिंप्लीफाई करो और जी निकाल लो. तो अगर दोनों साइड मैंने स्क्वायर करा, आई कैन टेक टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर इंटू एल डिवाइडेड बाई जी. अगर मेरे को जी चाहिए तो मैं जी को एक साइड ले जाऊंगा और इस साइड लिखूंगा मैं 4 पाई स्क्वायर इंटू एल डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर. अभी मैं अगर ये फॉर्मूला लगाऊं तो मेरे को एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मिल जाएगी अर्थ पे, विच इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इसी वाले सेटअप को अगर मैंने मून पे ले गया तो मेरे को जो मून की एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो मिलेगी 1/6 टाइम्स 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा इसका वैल्यू. सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला. ये अपना थ्योरी है और इसी थ्योरी के बेस पे हम एक्सपेरिमेंटल बातें कर सकते हैं. ठीक है, तो ये पेंडुलम का जो चैप्टर है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इस पर काफ़ी सारे टर्म्स है जो जानने चाहिए. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अभी एक छोटा सा और टॉपिक है इस पर जो इम्पोर्टेंट है. कभी कभी ये छूट जाता है तो आई डोंट वांट टू लीव दिस. ओके, लेट मी टेक वन मोर और इसको हम लोग बोलते हैं मोर ऑन पेंडुलम. चलो थोड़ी और बातें कर लेंगे इस पर. इट्स वेरी सिंपल. ये एक्चुअली काफ़ी कनेक्टेड है तो शुड नॉट मिस दिस. ओके,
तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज सेकेंड्स पेंडुलम। ओके, तो इसे हम लोग बोलेंगे अभी सेकेंड पेंडुलम। सेकेंड पेंडुलम का मतलब ये नहीं होता दूसरा पेंडुलम। सेकेंड पेंडुलम का मतलब होता है जिसकी टाइम पीरियड 2 सेकेंड हो, उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड पेंडुलम। ठीक है, तो मैं डेफिनेशन नहीं दे रहा हूँ, डेफिनेशन तुम लोग लिख लेना। अ पेंडुलम हुज टाइम पीरियड इज 2 सेकेंड्स। टाइम पीरियड इज 2 सेकेंड्स काफ़ी स्टैंडर्ड है, कभी कभी ये काम में आ जाता है। काफ़ी सारे पेंडुलम जैसे बनाए भी जाते हैं जिसके टाइम पीरियड हो 2 सेकेंड्स। ओके, 2 सेकेंड्स का मतलब क्या होता है कि एक ऑसिलेशन के लिए, एक ऑसिलेशन के लिए मतलब एक टू एंड फ्रो मोशन के लिए, मतलब पेंडुलम यहाँ से चालू हुआ, वहाँ गया, वापस यहाँ आया, इसके लिए इसको 2 सेकेंड चाहिए, एग्जैक्टली 2 सेकेंड चाहिए। तो इसे हम लोग बोलते हैं सेकेंड्स पेंडुलम। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द लेंथ फॉर अ सेकेंड्स पेंडुलम। तो सेकेंड पेंडुलम की जो लेंथ होती है वो फिक्स होती है, बिकॉज टी की वैल्यू तो अपने को पता है। तो अगर हम लोगों ने फॉर्मूला लगा लिया टी इज इक्वल टू 2π√L/g, हमें इससे लेंथ निकालनी है। तो अपने को तो जी की वैल्यू पता है, हम लोग अर्थ की बात कर रहे हैं और मेरे को लेंथ निकालनी है। तो इसको ज़रा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4π² इंटू एल डिवाइडेड बाई जी। मेरे को लेंथ निकालनी है सेकेंड पेंडुलम की, तो मैं लिखूंगा एल इज इक्वल टू टी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करो जी के साथ और नीचे आएगा 4π²। अभी मेरे को इसकी लेंथ निकालनी है। सेकेंड पेंडुलम मतलब 2 सेकेंड्स, टाइम पीरियड 2 सेकेंड्स है, तो हम लोग वैल्यू बिठा देंगे। तो 2² ले लेंगे, इसको जी की वैल्यू ले लेंगे 9.8, नीचे अपने पास आ गया 4π²। तो इसको कैंसिल करो, इसको कैंसिल करो, दिस वुड बी नथिंग बट 9.81 भी ले सकते हैं, डिवाइडेड बाई 3.14²। 3.14², 3² 9 होता है, 3.14² एक्चुअली इससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा। सो अगर इसको हम लोग अप्रॉक्सीमेटली करें तो वी आर गोइंग टू गेट द वैल्यू है 0.9934 मीटर्स, और इन जनरल वी कैन अप्रॉक्सीमेट इट टू बी 1 मीटर। ये इंटरेस्टिंग है कि अगर मैंने अर्थ पे एक स्ट्रिंग लिया, उसकी लेंथ 1 मीटर है, तो एक ऑसिलेशन के लिए उसको 2 सेकेंड चाहिए। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। ठीक है, ऑन अर्थ ये क्वेश्चन आता है और इसी को हम लोग सेकेंड्स पेंडुलम बोलते हैं। तो सेकेंड्स पेंडुलम की जो लेंथ है ना वो फिक्स है 1 मीटर के आसपास। ओके, ऑन अर्थ जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और L इज इक्वल टू 1 मीटर। अगर ऐसा मैंने कोई पेंडुलम ले लिया तो ये जो मेरी टाइम पीरियड है वो होगी 2 सेकेंड्स, फिक्स्ड होना ही है इसको। इसी तरह हम लोग मून पे भी सोच सकते हैं। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखो, ये जो टाइम पीरियड है ना ये मास पे डिपेंड करता ही नहीं है, ये मोर और लेस डिपेंड करेगा अपने लेंथ पे और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अभी मैं कुछ असाइनमेंट जैसा दूंगा, तुम लोग खाली पढ़ना, इसको नोट्स में दे दूंगा कभी भी, बट इट्स मोर ऑफ एन असाइनमेंट। ठीक है, तो असाइनमेंट कुछ ऐसा है, मैं कुछ लॉज बताऊंगा और तुम लोगों को बताना है कि क्या लॉ है। ठीक है, कुछ तो वैसे अभी समझ जाओगे क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं, बट वी कैन थिंक अबाउट दिस। ओके, सो दीज आर कॉल्ड लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम, ऐसा लिखते हैं उसको हेडिंग में। उसकी जो डेफिनेशन है या समझ है वो समझ जाना बाद में आराम से, एक बार पढ़ना, पढ़ के समझना, वेरी इजी बट इट्स नॉट डिफिकल्ट। ठीक है, पेंडुलम। तो लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम में कुछ कुछ लॉज वेरी इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 आई विल टेक, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ आइसोक्रोनिज्म। ढूंढना इसको, क्रोनिज्म, थोड़ी सेल्फ स्टडी कभी कभी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, नंबर 2 ये वाली बता दो, अभी बता सकते हो एक्चुअली, लॉ ऑफ लेंथ। लॉ ऑफ लेंथ, ये सिंपल पेंडुलम की बात कर रहे हैं, हमें पता है कि इसका जो टाइम पीरियड है वो √L पे डिपेंड करता है, जो टाइम पीरियड है वो √L पे डिपेंड करता है, तो दिस इज़ द लॉ ऑफ लेंथ। ओके, बट एनीवे ये स्टेटमेंट आप लोगों को लिखना है
एंड इट विल बी मोर क्लियर. सिमिलरली लॉ ऑफ मास. ओके, लॉ ऑफ मास. अभी जब हम लोग टाइम पीरियड देखते हैं कि ये तो मास पे डिपेंड ही नहीं करता, तो वही लॉ ऑफ मास है. द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डज नॉट डिपेंड ऑन द मास. सो दिस इज इंटरेस्टिंग बिकॉज इन जनरल इंट्यूशन ये बोलेगा कि नहीं नहीं ये तो डिपेंड करना चाहिए, बट ऐसा है नहीं. नेक्स्ट इज लॉ ऑफ एक्सिलरेशन. लॉ ऑफ एक्सिलरेशन मतलब हम लोग देख पा रहे हैं कि जो एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, in fact the time period is inversely proportional to the square root of acceleration due to gravity. So इसको हम लोग बोलते हैं law of acceleration. ठीक है, so this is important. Okay. Next जो है वो और एक है टॉपिक, बट यू नो दीज टॉपिक्स आर मोर और लेस ऑल कनेक्टेड, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ चुके हैं, तो इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट. इसका मैं क्या डेफिनेशन दूँ? डेफिनेशन इज़ ओके, नॉट वेरी डिफिकल्ट. फ्री वाइब्रेशन. फ्री वाइब्रेशन तो मैंने बताया था लास्ट टाइम कि यू नो स्ट्रिंग जो होती है ना, वो होती है यू नो वाइब्रेटिंग होती है. सिंपल हार्मोनिक मोशन उस पर भी होता है, टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, ऑसिलेशन हो रहा है, बट दिस इज़ रेजिस्टिव. क्या होता है कि अगर मैंने कोई गिटार स्ट्रिंग को प्लग करा तो वो ज़िंदगी भर तो वाइब्रेट करेगा नहीं, एक ना एक टाइम पे रुक जाएगा. तो मतलब वो देयर इज सम एक्सटर्नल फोर्स विच इज़ एक्चुअली एक्टिंग ऑन इट. ठीक है, बट अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम ना करे तो वो हमेशा वाइब्रेट करता रहेगा. ठीक है, हमेशा वाइब्रेट करता रहेगा. यहाँ पे तो हमारा एयर रेजिस्टेंस हो गया या टेंशन हो गई, वो उसे रोक रहा है. बट अगर कोई चीज़ हमेशा वाइब्रेट करता रहे, ऑलवेज वाइब्रेटिंग. ठीक है, फ्री फ्री वाइब्रेशन मतलब ऑलवेज वाइब्रेटिंग लिख देते हैं इसको. एक पॉइंट आ गया इसका. दूसरा आ गया नो एक्सटर्नल फोर्स. इस वाले सिस्टम पे बाहरी कोई फोर्स काम ही नहीं करेगा. नो एक्सटर्नल फोर्स. ये हम एक्चुअली कुछ कुछ चीज़ें समझने के लिए यूज़ करते हैं कि अगर कोई फोर्स काम ना करे तो क्या होगा, राइट. और इसको हम लोग ऐसे भी बोलते हैं अनडैम्प्ड ऑसिलेशन. मैंने डैम्पिंग के बारे में भी बताया था. अगर कोई ऑसिलेशन है और इवेंचुअली वो डाई ऑफ हो जाती है और ऑसिलेट नहीं करती है, तो उसे हम बोलते हैं कि वो डैम्प हो रहा है. जैसे वाइब्रेट हुआ, ऑसिलेशन कम हुआ, एम्पलीट्यूड कम हुआ और रुक गया, तो डैम्प्ड हो गया वो. लेकिन जो फ्री वाइब्रेशन है, सिंस उसमें बाहरी कोई फोर्स काम नहीं करता, तो इसे हम लोग बोलते हैं अनडैम्प्ड ऑसिलेशन. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट. ठीक है, और ये जो अपना यू नो बॉडी है, वो ऑसिलेट अगर फ्रीली करती है, मतलब अगर उस पर कोई बाहरी फोर्स काम नहीं कर रहा है और वो ऑसिलेट कर रही है, वो जिस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रही है इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स is called its natural frequency. Everything on this earth, planet, universe, हर चीज़ की अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है. If you leave something or if you shake something, it is going to vibrate, and it is going to vibrate with its natural frequency, and because of the external force it is going to come to a stop. बट अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर काम नहीं करती, जिस फ्रीक्वेंसी से वो वाइब्रेट करेगा, उसे हम लोग बोलते हैं उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी. सो फ्रीक्वेंसी के काफ़ी सारे नोटेशंस हैं. मैंने एन भी बोला. आई कैन ऑल्सो राइट इट डाउन एज न्यू नॉट. न्यू नॉट भी मेरा फ्रीक्वेंसी का एक नोटेशन होता है. एंड वी हैव सीन दैट जो फ्रीक्वेंसी है, इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई रूट ओवर के डिवाइडेड बाई एम, अगर कोई स्प्रिंग सिस्टम है, राइट. ये ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट वाले पेज पे देखा था ये, कि हम लोगों ने टाइम पीरियड निकाला था. देखो, हमने यहाँ पे टाइम पीरियड निकाला. टाइम पीरियड मेरा था जो एक रिलेशन t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर एम बाई के. तो टाइम पीरियड का जो रिसिप्रोकल है वही है मेरा फ्रीक्वेंसी. तो इसका अगर रिसिप्रोकल ले लेंगे, राइट, इफ दिस इज द टाइम पीरियड, आई कैन टेक द रिसिप्रोकल. रिसिप्रोकल वुड बी 1 डिवाइडेड बाई टी, and 1 divided by t is equal to 1 divided by 2 pi into 1 divided by root over m by k. तो ये हो गई मेरी 1 by t. तो 1 by t इसको अगर लेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं 1 divided by 2 pi root over, ये नीचे था, ये ऊपर चला जाएगा, root over k divided by m. तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि अपने को अगर टाइम पीरियड पता है तो फ्रीक्वेंसी तो पता हो ही जाएगी. तो ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको हम लोग न्यू से डिनोट करते हैं. तो कुछ कुछ किताब है जो न्यू से डिनोट करते हैं, और यू कैन डिनोट इट बाय एन, और यू कैन डिनोट इट बाय एफ. डिपेंड करेगा किताब में कौन सा नोटेशन है, कोई भी लगा सकते हैं. ठीक है, तो अगर कोई चीज़ नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे है, मतलब बाहर ही कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है, तो जस्ट उसको शो करने के लिए हम लोगों ने नीचे एक जीरो लगा दिया, न्यू नॉट. ठीक है, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड द नेचुरल फ्रीक्वेंसी. नेचुरल फ्रीक्वेंसी की नोटेशन होगी.
तो दोनों में से एक ही याद रखना है, या तो टाइम पीरियड याद रख लो या तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी याद रख लो। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे मैंने बोला कि देयर इज नो डैम्पिंग, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। तो डैम्पिंग का मतलब क्या होता है, अगर मैं ऐसे एक डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करूँ कि चलो मान लिया कि डैम्पिंग नहीं था तो ऐसे हो गया, अगर डैम्पिंग होगा तो क्या होने वाला है। डैम्पिंग का मतलब ये होता है कि अपना जो ऑसिलेशन वाली जो एम्पलीट्यूड है ना, वो विथ टाइम कम हो जाएगी। तो मान लो इनिशियली मेरी एम्पलीट्यूड थी इतनी, अभी थोड़े टाइम बाद और थोड़ी कम हो गई, उसके बाद और कम हो गई, उसके बाद और कम हो गई, एंड धीरे धीरे ये ख़त्म। सो दिस इज़ द आइडिया ऑफ डैम्पिंग। अगर कोई भी चीज़ वाइब्रेट करे, पहले एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, फिर धीरे 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 वो कम हो जाएगा और रुक जाएगा। जब वो रुक गया मतलब वो टोटली स्टॉप हो गया। मतलब ये क्यों हो रहा है, बिकॉज उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा है। तो अगर हम लोगों ने एम्पलीट्यूड वर्सेस टाइम का एक ग्राफ बनाया तो हमने देखा विथ टाइम द एम्पलीट्यूड रिड्यूसेस। मान लो टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे एम्पलीट्यूड इतना है, 2 सेकेंड पे इतना है, 3 सेकेंड पे इतना है, 4 सेकेंड पे इतना है, 5 सेकेंड पे इतना, और मान लो 6 सेकेंड में ये रुक गया। तो विथ टाइम द एम्पलीट्यूड विल ड्रॉप, एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डैम्पिंग विच इज़ वेरी वेरी